एवरी कंपोनेंट का ट्रांसफर फंक्शन लेकर उसको यूज़ करना टू राइट इक्वेशंस, ये लास्ट टाइम हमने किया था। अब हम एक ऐसी सिचुएशन देखना चाह रहे थे जिसमें एक से ज़्यादा लूप्स हों, जैसे ये एग्जांपल 2.10 है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका जो है वो 2-3 स्टेप्स हैं या एक मेथड है सिंपल सा, वो हम आज शुरू करेंगे, जिसमें मैश एनालिसिस को आप यूज़ करते हैं। मैश एनालिसिस ये होता है कि आप ये इधर से लूप स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से और इसको अक्रॉस द लूप आप काउंट करते हैं कि कौन कौन सी जो है वोल्टेजेस हैं और कंपोनेंट्स हैं। वोल्टेज ड्रॉप्स काउंट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से वापस आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से वापस आ जाते हैं। तो इसमें पहले आपने हर एलिमेंट को एज एन इम्पीडेंस लेना है। सर मैश एनालिसिस पहले किया हुआ है, अब हम इक्वेशन लिखना सिखा दें। आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यहाँ पे कुछ क्या नेटवर्क सर? क्वालिटी का इशू जी सर आ रही है। चलें बेसिकली आप पहले इस तरह लिखते थे कि आपके पास टाइम डोमेन में होती थी सारे कंपोनेंट्स। अब आपने इसके इक्विवेलेंट लिख लेने हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज ही है, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस का आप देख सकते हैं कि इम्पीडेंस RS LS करके जो है वो उसको शो किया जाता है। और जो आपकी कैपेसिटेंस है उसको 1/CS, जैसे हमने लास्ट टाइम एक टेबल है उसमें देखा था। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये जैसे मैश एनालिसिस की क्वेश्चन पहले लिखते थे वैसे ही लिखते हैं कि इसमें ये वाली नेगेटिव होगी, यहाँ से नेगेटिव VS प्लस R1 I1S और LS I1S माइनस इधर जो है ये वाला प्लस में होगा, ये कंपोनेंट माइनस में होगा, माइनस I2 इंटू LS। VS यहाँ से यहाँ चला जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह आपने दूसरी इक्वेशन लिख ली यहाँ से। तो आपका इसमें इस बार जब आप लिखेंगे तो इसमें ILS I2S पॉजिटिव होगा और I1S LS नेगेटिव होगा। तो जो दूसरे लूप का करंट है वो नेगेटिव होता है, इस लूप का करंट पॉजिटिव होता है, जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं जिस मैश में आप लिख रहे हैं इक्वेशन। फिर R2 I2S और 1/CS I2S, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं इस तरह करके, ये करंट है पहला, ये करंट दूसरा, इसी तरह ये पहला करंट, ये दूसरा करंट। अब आप इसको क्रॉस सब्स्टिट्यूशन वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा इस लूप का। तो I2S ओवर VS, ये ट्रांसफर फंक्शन कहता है कि आउटपुट करंट ओवर इनपुट वोल्टेज। इसको समराइज करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास दो मैश का नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे है, एक मैश ये है और एक मैश ये है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि जितनी भी इम्पीडेंसेस हैं मैश 1 में आप वो लिखें और उसके साथ I1S मल्टीप्लाई करें माइनस सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू बोथ मैशेस, ये वाली इम्पीडेंसेस हैं, ये उसको आप यहाँ लिखें और उसके साथ I2S लिखें इज इक्वल टू द सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस। ये अप्लाइड वोल्टेज है यहाँ पे। दिस विल बी हियर। ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह आप दूसरे लूप में चले जाएं
इस वाले लूप में। अब आपके पास सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू द टू मैशेस माइनस के साथ, I1 है, सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश 2 ये पॉजिटिव होंगी, और सम ऑफ वोल्टेजेस अप्लाइड अराउंड मैश 2। इधर कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है इसमें, अगर आप देख सकते हैं तो इधर आप 0 लिखें। ये बेसिकली आपका सिंपल सा तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का। सर यानी इसको केवीएल से भी कर सकते हैं, पहले हमने लेप्लास में ट्रांसफॉर्म कर लेना है, और इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जी, ये केवीएल ही है। ये केवीएल जब आप लिखते हैं तो इसी तरह लिखते हैं, लेकिन इस बार आपने किया क्या है कि आपने पहले उसको लैप्लास से ट्रांसफॉर्म कर लिया है, वोल्टेजेस को और हर इम्पीडेंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वैल्यूज यूज की। सर ये जो दो मैशेस की इक्वेशन लिखी हैं, इसके बाद थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। इसके बाद आप ऊपर ये क्रैमर्स सर रूल और जितने भी मेथड मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के होते हैं उससे आप इसको सॉल्व करें। ये मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ आपके। ये इसने वी कैन यूज क्रैमर्स रूल और अदर मेथड्स फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें क्रॉस सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है आपको आपस में ये फाइंड आउट करने के लिए। तो सर ये हम अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे जो सा मेथड चूज करना हो। जॉन सा मेथड मर्जी यूज करना है। सर ये जीएस क्या है? ओके सर। ये ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन को जीएस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सही है सर। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि ये हो गया आपका दो मैशेस का। इसी तरह यहाँ पे वो इसको यूज़ करता है कि अगर आप नोड मेथड जो होता है केसीएल अप्लाई करके सॉल्व करें तो वो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ था नोडल एनालिसिस। Easiest way is to use nodal analysis than to use mesh analysis. A number of simultaneous equations that will be written is equal to the number of nodes, etc., etc. So आप एडमिटेंस लिखकर ये देख लें, इसको रीड कर लें। इसको एक और मेथड से करके दिखाया है, अपनी बुक में जरा रीड कर लेंगे वाला सेक्शन। इसी सर्किट को जो यहाँ पे है, ये वाला सर्किट, इसकी इसने केसीएल लिखी है यहाँ पे और उससे दो इक्वेशंस बनाई हैं। इसको फिर दोबारा क्रॉस सब्स्टिट्यूशन से जैसे होता है सॉल्व किया। जैसे इम्पीडेंस डिफाइन होती है उसी तरह एडमिटेंस होती है। इम्पीडेंस का इन्वर्स कर लें तो एडमिटेंस हो जाता है। बेसिकली जो सर्किट एनालिसिस की लॉज हैं उसको अप्लाई किया है
टाइम डोमेन में जिस तरह होते हैं उसी तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी होते हैं। ये है की पॉइंट। मल्टीपल सोर्सेज के साथ अगर आपके कोई सर्किट सॉल्व करना है तो उसके ये स्टेप्स हैं कि पैसिव एलिमेंट्स को आपके एडमिटेंस से रिप्लेस कर देंगे, सोर्सेज को लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसफॉर्म वोल्टेज सोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करंट सोर्सेज से रिप्लेस कर देंगे, करंट लॉज KCL लिखेंगे हर किसी के लिए, हर नोड के लिए, सॉल्व द simultaneous equations from the output and get the transfer function. Pretty much the same thing जो कि आप टाइम डोमेन में करते हैं। अब ये कहता है कि आपके पास 3 मैशेस वाला एक नेटवर्क है, ये इसको बाय इंस्पेक्शन बगैर लूप लगाए बाय इंस्पेक्शन लिखें। तो जब आप मैश एनालिसिस या KVL से सॉल्व करते हैं तो एक ख़ास तरीके की आपकी इक्वेशंस आती हैं, तो आप उसी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको इस्तेमाल करके इसको देख कर इक्वेशन लिख सकते हैं। आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक इम्पीडेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक इम्पीडेंस यहाँ है, एक इम्पीडेंस यहाँ है, एक इम्पीडेंस इसकी एडमिट जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस है वो यहाँ है। अब आप जो है सम ऑफ इम्पीडेंसेस अराउंड मैश 1 I1s, सम ऑफ इम्पीडेंस कॉमन टू मैश 1 and 2 I2s, ये माइनस के साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज़ माइनस के साथ है। सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू मैश 1 and 3, ये भी माइनस के साथ है कि सम ऑफ वोल्टेजेस अप्लाइड अराउंड मैश 1। ये जो पहला आपको उन्होंने मैश एनालिसिस का 2 लूप्स वाला प्रॉब्लम कराया था, उसी की नॉलेज को इस्तेमाल करके सेकंड और थर्ड मैश की इक्वेशन लिखेंगे। सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन टू मैश 1 and 2 यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव के साथ। अब ये पहले लूप की इक्वेशन है, ये दूसरे लूप की इक्वेशन है, तो इसमें सिर्फ दूसरा लूप करंट 2 पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। और ये तीसरे का है तो इसमें सिर्फ करंट 3 पॉजिटिव होगा, इसके साथ जो इम्पीडेंसेस हैं बाकी दोनों करंट्स के साथ नेगेटिव होंगे, जो कॉमन इम्पीडेंस। दोबारा एक नज़र आप ये देख लें कि जब आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे मैश 1 की, तो जितनी इम्पीडेंसेस इसमें है ये सारी आप जमा करेंगे प्लस के साथ, और फिर जो कॉमन है, ये जैसे ये दोनों कॉमन है, इसके और इसके दरमियान लिखेंगे तो इसकी नेगेटिव के साथ ये लिखेंगे और इसी तरह इसकी नेगेटिव के साथ ये लिखेंगे। अल्टीमेटली आपके पास ये वाला ये इक्वेशंस आ जाएंगी जो ये नीचे लिखी है। ये अभी करके देख लें आप, ये चीज़ को, इस सर्किट को देखकर ये इक्वेशंस लिखें और बताएंगे ये जो नीचे हाईलाइट किया ये आता है कि नहीं। सर वो सर्किट दिखाते हैं ऊपर।
हाँ जी, हो गया। यस सर कर रहा हूँ। सर कर दिखा दें, तीसरी क्वेश्चन रहेगी बस। लिख लिए सर। बस कंपेयर डन कर सर, लें, हो गया। इससे कंपेयर कर लें कि आई है कि नहीं। अच्छा जी, होपफुली ये आ गई होगी जो यहाँ पे लिखा हुआ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इसको आप किस तरह मेन में मॉडल कर सकते हैं। इसको आप अपने इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी इसकी ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले पार्ट की कोई मुझे तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफर। जिस तरह इलेक्ट्रिकल के ट्रांसफर फंक्शन इन्होंने आपको करके दिखाए थे, इसी तरह टाइम डोमेन आप देख लें कि एक स्प्रिंग है जो एक दीवार के साथ अटैच्ड है, इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है Ft, और इसकी वेलोसिटी Vt है। तो दिस फोर्स इज गिवन, और K इसका जो है स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट। सो आप जो फोर्स है इसको इस तरह लिख सकते हैं, Ft इज इक्वल टू K 0 टू T इंटीग्रेट किया Vt t डाउन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस, ये दो इक्वेशन है, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। और इसकी इम्पीडेंस जो है टाइम डोमेन में वो इस तरह K से रिप्रेजेंट की जाती है। इसका अगर आप वो लें अपना क्या कहते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन लैप्लास, तो गालिबन वो इस तरह आएगा, S इज इक्वल टू K एक्स एस। ठीक हो गया जी। और ये जो है इंटीग्रल का क्या होता था, इंटीग्रल का देखते हैं।
Fs over S. तो यहाँ ये होना चाहिए Vs over S इंटीग्रेशन। इम्पीडेंस जो है दैट इज Fs over Xs, so Xx से Fs से आपने सिंपली इसको इधर लेके नीचे तो इम्पीडेंस आ गई। अच्छा, अब आपके पास डैम्पर है। डैम्पर ये होता है कि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और इसको आप फोर्स लगाते हैं तो ये इतनी आसानी से एक्सपैंड भी नहीं करता, और इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करता। यूजुअली रेलवे कैरेजेस के आगे ये लगे होते हैं इस तरह करके ना। अपना ये एक रेलवे कैरेज है तो इसके सामने यूँ करके लगा होता है, और दूसरे से पहले यहाँ पे टायर्ड है, ये इसके अंदर बेसिकली एक पिस्टन टाइप चीज़ है यूँ करके, तो यहाँ पे फ्लूइड है। तो इसको जब आप पुल करते हैं तो ये आसानी से पुल भी नहीं होता, और इसको पुश करते हैं तो आसानी से पुश भी नहीं होता इस विस्कस लिक्विड की वजह से। अच्छा, ये उसके बारे में कह रहा है। सो आप Ft जो है दैट इज गिवन बाय जो फोर्स वेलोसिटी की इक्वेशन है, Ft इज इक्वल टू Fv इंटू Vt, एंड जो इसकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट है Ft इज इक्वल टू Fv dxt ओवर dt, वेयर x इज द डिस्टेंस जो ये डिस्प्लेस हुआ है। दिस इज बेसिकली यहाँ पे x लिखा हुआ है। सो इम्पीडेंस इज गिवन बाय Fvs। Fs is equal to Fv into Vs। डेरिवेटिव जो है उसका अपना s होता है इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो इनटू एक्सेस ये वाली चीज़, इसको आप यहाँ नीचे ले जाएंगे तो आपके पास ये इम्पीडेंस आ जाएगी। अब ये एक सिंपल मैस है जो रखा हुआ है किसी फ्लोर पे, और इसकी मूवमेंट है, इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये xt से डिस्प्लेस होगा, जिस डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा दैट इज गिवन बाय xt। तो इनकी इसकी रिलेटिंग इक्वेशंस क्या है कि m dvt ओवर dt और m d स्क्वायर xt ओवर dt स्क्वायर, इसका जो है वो डेरिवेटिव जो है वो s होता है जी, ds। इसी तरह fs इक्वल टू m की डबल डेरिवेटिव आ गया है, तो इसको अगेन आप यहाँ नीचे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब अगर आप वो याद करें अपना जिसमें वो इसका डेरिवेटिव का इक्विवेलेंट होता था, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव और फिर एंड डेरिवेटिव्स तक का इक्विवेलेंट होता है, उसको रिकॉल करें। वो काफ़ी पेजेस पीछे है तो मैं बार बार जाना नहीं चाह रहा। सो लैप्लास डोमेन में इम्पीडेंसेस इन तीन सिस्टम्स की ही आपके सामने। अब ये मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स नहीं हैं, इनको भी आप इसी तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ये वाला एक, इसमें वो है अपना स्प्रिंग है और एक डैम्पर है। इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रही है और इसको एक डिस्टेंस मूव किया जा रहा है xt। तो इस सिस्टम की आप इक्वेशन लिख सकते हैं by writing the we now write differential equations of motion using Newton's law to sum to zero all of the forces shown in the figure 2.16a. So अगर total force Ft है तो we can write sum of all the forces here.
सर आपकी आवाज रुक के आ रही है, कभी आती है फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ऐसे हो रहा है। आवाज़ रुक रुक के आ रही है। अच्छा, मैं कुछ डिवाइसेस ऑफ कर देता हूँ ताकि आपका अच्छा जी। अब सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो इस तरह हैं कि ये फोर्स यहाँ पे लगती है, ये डिस्टेंस मूव होता है, इसको प्रिवेंट करने में एक ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है, एक ये डैम्पर है और एक ये मास खुद है इसका इनर्शिया जो इसको मूव नहीं करने देता। सो ये आप इस तरह लिख सकते हैं यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में। इसका इम्पीडेंस इक्विवेलेंट जो है वो आप यहाँ पे डालें तो आप ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख सकते हैं इस तरह। ये टाइम डोमेन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब आप इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब लेते हैं इस वाली इक्वेशन का, इसका, तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। इसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है बॉक्स फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी? एक्स एस ओवर एफ एस, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन। सिंपली आपने कॉमन ले लिए हैं, एक्स एस यहाँ आ गया, एफ एस यहाँ आ गया। तो जो मूवमेंट है ओवर द फोर्स, इन आउटपुट ओवर इनपुट जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। यहाँ पे आउटपुट ओवर इनपुट। सो इस सिस्टम में इनपुट क्या है, ये दोबारा अगर मैं आपको सिस्टम के पास ले जाऊं, इसमें इनपुट आपकी वो फोर्स है जो आपने इस पर लगाई, और इसकी आउटपुट क्या है, ये डिस्टेंस जो इस फोर्स लगाने के नतीजे में ये मूव किया। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट। इसको जहन में रख के आप जो है अगर ये लिखें तो इसका लैप्लास ये होता है, इसका लैप्लास ये होता है। अब आप ज़रा दूसरे पेज पे चले जाएं दोबारा, तो ये आउटपुट ओवर इनपुट इज दिस ट्रांसफर फंक्शन। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये दरमियान में ट्रांसफर फंक्शन, सिंपली स्पीक। अब इसको जिस तरह उसने इलेक्ट्रिकल के लिए पहले से इम्पीडेंसेस डिफाइन कर ली थी, इसी तरह वो यहाँ पे इम्पीडेंसेस डिफाइन कर रहा है। स्प्रिंग के लिए डिफाइन कर रहा है, विस्कस डैम्पर के लिए कर रहा है, और मास के लिए कर रहा है। सो अब यहाँ इसी तरह एक जनरलाइज्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखी है कि sum of impedances into xs is equal to the sum of applied forces। अब आप एक कोरिलेशन देख लें कि वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दरमियान, तो उधर भी यहाँ पे सम ऑफ अप्लाइड वोल्टेजेस होती थी, इधर इम्पीडेंसेस होती थी, इधर करंट होता था। इधर यहाँ पे डिस्टेंस है, इम्पीडेंसेस हैं और फोर्सेस। ठीक हो गया जी। अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इक्वेशन इस तरह लिख सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम। सो पहले क्या किया, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं कि आप हर बॉडी को मास जो है, मास जो भी है उसको लेते हैं और उस पर देखते हैं कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं हर मास के लिए। सो मास m1 को ले लें,
इस पे ये सारी फोर्सेस लग रही हैं, M2 को, M3 को, M3 है ही नहीं सॉरी, M1 और M2। तो फिर इसको आप इस तरह लिखते हैं कि थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं करता हूँ, बताता हूँ भी, मैं ज़रा ये वाला पार्ट रीड कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये कहता है कि ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको कंसिडर करें, जैसे ये मास है m, तो जो जो बॉडीज मूव कर रही हैं वो ये मास और ये मास, इस पे फोर्सेस लग रही हैं और यही डिस्टेंस मूव करता है। जब आप इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो पहले आप इसको कंसिडर करेंगे और बाकी सब जो है बॉडीज उनको भूल जाएंगे, और आप देखेंगे कि इस पे क्या फोर्सेस डायरेक्टली एक्ट कर रही हैं, की इक्वेशंस लिखेंगे। फिर आप इसको छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट से देखेंगे कि दूसरे पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पे क्या फोर्सेस लग रही, फिर आप उनकी इक्वेशंस लिखेंगे और फिर उनको कंबाइन कर देंगे, आपके पास एक मास की इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरे पे जाएंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसके इर्द गिर्द जो इम्पीडेंसेस हैं वो लिखेंगे, उनकी इक्वेशंस लिखेंगे। फिर आप दूसरे पॉइंट की वजह से, मूविंग पॉइंट की वजह से इस पे क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनकी इक्वेशन लिखेंगे। ये सारा इसने नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ करके दिखाया है। So system has 2 degrees of freedom since each mass can be moved in the horizontal direction. वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की फोर्सेस यहाँ पे ये लाइन देखेंगे। फॉर एग्जांपल द फोर्सेस ऑन M1 आर ड्यू टू इट्स ओन मोशन एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ M2 transmitted through the system. So if we hold M2 still and move M1 on the right, we see the forces shown in figure 2.18a. So आपने M1 M2 को भूल जाना है और M1 के लिए फोर्सेस ये आ जाएंगी आपके पास, ये आप बाद में एक्सरसाइज करके देख लें। M1 के साथ K1 डैम्पर अटैच्ड है, K2 स्प्रिंग अटैच्ड है और ये FV3 ये विस्कस डैम्पर अटैच्ड है, तो इसकी फोर्सेस आएंगी, ये देख लें। K1 डैम्पर, FV1 और ये जो मास खुद है इसकी वजह से जो भी है, फिर ये FV3 और K2 साथ वाले डैम्पर। अब वो कहता है कि द टोटल फोर्स ऑफ if we hold M1 still and move M2 to the right, we see forces shown in figure 2.18b. So अब आप M2 को देखेंगे और इसको अगर आप राइट पे मूव करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव फोर्सेस लगेंगी इधर, सॉरी ये प्रिवेंट करेंगी ये वाली फोर्सेस इसको। तो ये यहाँ पे लिख लें आप। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये फोर्सेस आ रही हैं M1 के पास।
एक्सक्यूज मी सर। जी जनाब। सर ये जो ऊपर आपने ए और बी डायग्राम में जो फोर्सेज M1 और M2 है, वो एक तो जो उसको पुश कर रही है और जो बी वाली वो उसको पुल कर रही है, ये मतलब है आपका जी कहने का? जी 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 जी। और बाद में इनको ऐड कर दिया तो सर वो ये एरो की डायरेक्शन ही समझ में आ रही है जो सी वाली डायग्राम है उसमें। जब आप ये फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरफ, तो जो इसकी वजह से जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में होती हैं। इसको मैं जब आप ये फोर्स अप्लाई करते हैं, ये वाली Ft, इसको प्रिवेंट करने के लिए सारी फोर्सेस दूसरी डायरेक्शन में होती हैं। ये मैस की वजह से, इस टेम्पर की वजह से, इस के की वजह से। तो अगर अब इसमें से एक चीज़ ही पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप Ft को पॉजिटिव लेंगे तो ये सारी नेगेटिव होंगी, और अगर Ft को आप नेगेटिव लेंगे तो ये सारी पॉजिटिव होंगी। सर लेकिन जो कि अगर M1 है उसमें K1 की भी तो फोर्स लग रही है, जो ये स्प्रिंग की, जो उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब इसके बाद आप M2 को मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट की तरफ, इधर। इसको जो चीज़ें प्रिवेंट कर रही हैं वो इस डायरेक्शन में है। FV3 ये इस डायरेक्शन में है। अब देख लेते हैं इसको। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, सो K1 X1S इसको प्रिवेंट कर रही, FV1 S X1S इसको प्रिवेंट कर रही है, M1 S² X1S ये मैस, ये इसको प्रिवेंट कर रहा है। अच्छा, FV3 इस साइड पे है, ये भी इसको प्रिवेंट कर रही है, और K2 X1S K2 X1 ये भी इसको प्रिवेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये M1 पे M2 की वजह से क्या फोर्सेस लगती हैं? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जब ये मैस M1 पे हम फोर्स लगाते हैं, उसको कहते हैं दीवार की तरफ धकेलने की, तो सर उसके ऑपोजिट फोर्स ऑफ इनर्शिया भी तो होती है मैस की अपनी, तो वो क्यों नहीं काउंट कर रहे हम इक्वेशन? वो ये है ना, ये फोर्स ऑफ इनर्शिया है ना, ये वाली। अच्छा जी। V3 अच्छा, M2 को हम राइट पे मूव कर रहे हैं तो M1 पे क्या फोर्स लगेगी? सॉरी, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। M2 को अगर हम राइट पे मूव करते हैं, M2 को अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं और राइट पे मूव करते हैं, M1 पे क्या फोर्स लगेगी? वो इस डायरेक्शन में होगी।
इन डैम्पर्स के थ्रू आएगी। इसलिए ये इसकी डायरेक्शन ये वाली है। M2 की फोर्स नहीं देख रहे हैं हम, M1 की फोर्स ही देख रहे हैं। M2 को आपने राइट पुश किया तो ये मैस इसको मूव करने से प्रिवेंट करेगा और ये इन डैम्पर्स के थ्रू करेगा, इन डैम्पर्स और इन स्प्रिंग्स के थ्रू। चीज़ वही होगी लेकिन फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी कि इस पॉइंट पे फोर्स सारी जो है वो इस मैस पे जो मूवमेंट है वो स्टडी कर रहा है। इसलिए ये जो डायरेक्शन है ना ये वाली, इसलिए इस तरह ये आप समझ लें कि एक दीवार की तरह मैस M1 एक्ट कर रहा है, M2 को मूव करने से रोक रहा है। तो M1 पे क्या फोर्स लग रही है वो ये है। इनको आप यहाँ पे प्लस कर दें तो आपके पास एक मैस की फोर्स आ गई। इसी तरह अब आप M2 की फोर्सेस डिटरमिन करेंगे। M2 की फोर्सेस इस तरह आएंगी, आप देख लें। जिस तरह ये किया इसी तरह ये किया। इसको यहाँ रीड कर लें। The Laplace transform the equations can now be written तो आप M1 के अराउंड अबाउट फोर्सेस लिखेंगे पहले, फिर M2 के अराउंड अबाउट लिखेंगे फोर्सेस, तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ पे। सिंपली इनको प्लस करना है। और इसको फिर आप क्रॉस सब्स्टिट्यूशन से या क्रैमर रूल जो है उससे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। क्रैमर्स रूल ज़रा आप देख लें, एक दफ़ा रिवाइज कर लें। वो मैट्रिसेस सॉल्व करने का एक मेथड होता था जिसमें डिटर्मिनेंट वगैरह लेते थे, इनवर्स ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट करके। इसको सिंपल फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं कि sum of impedances connected to the motion at x1 into x1s minus sum of impedances between x1 and x2 into x2s and sum of applied forces at x1। ये आ गया पहला मैथ्स। इसी तरह नेगेटिव ऑफ सम ऑफ impedances between x1 and x2 into x1, sum of impedances connected to the motion x2 and sum of applied forces। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने KVL KCL लूप KVL लूप से इक्वेशन लिखी थी सर्किट की, तो इसी तरह मैकेनिकल मोशन की इक्वेशन भी यहाँ आएगी क्योंकि दोनों फेनोमेना रिलेटेड हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही, यहाँ तक। ये चीज़ें जो अभी थ्री मोशंस आ गए, उसका और कॉम्प्लेक्स सर 2.17 तक करना है ये। हाँ 2.18 भी देख लें, ये भी उससे रिलेटेड ही है, सिमिलर है। आज मैंने जो आपको कराया इसमें ये एक पॉइंट था, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ये मैंने छुड़वा दी हैं, इनकी अभी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। बाकी आप लोग जो है वो जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। ओके सर। जी सर, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू ओके जी। सर अटेंडेंस ले लें। सर लीव। अटेंडेंस बाद में कर लें। अटेंडेंस आपकी ऑटोमेटिकली आ भी जाती है इसमें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।